नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग एक वीडियो में 25 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, जो कि साइंस के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो डेली हम लोग इन्हीं पे प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं ये सारे। तो जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है। तो यह आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मस्तिष्क आपका एक अवशेषी अंग नहीं है। बाकी आपका अक्ल दाढ़, जिसे बोलते हैं बुद्धि दाढ़, और कान की मांसपेशियां और अपेंडिक्स, तो यह आपके हो जाएंगे अवशेषी अंग, लेकिन मस्तिष्क आपकी अवशेषी अंग नहीं होती है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो अक्ल दाढ़, अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। तो इस तरह आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, और हमारा नया चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे वर्ग की, यानी यूनिट 7 हमारी हो जाएगी वर्ग की, जिसमें आपका पहला इसमें चैप्टर हो जाएगा वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमिक संरचना। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 7, इसके अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमिक संरचना। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो यह कौन सी हो जाएगी आपकी। तो इसमें आपका हो जाएगी जाति। तो यहाँ पे जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई ये आपकी होती है जाति। तो यह देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति अर्थात स्पीसीज है। जाति अर्थात स्पीसीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी सामान्य विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो ये याद रखना है। और जिसमें अगला हो जाएगा वंश। तो वंश क्या होते हैं। तो यहाँ पे वंश हो जाएंगे, बहुत सी जातियाँ मिलकर वंश बनाती हैं, और वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है। जैसे आपका हो जाएगा वृश्चिका। तो ये वंश हो जाएगा। कुल क्या होता है, जैसे हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है, और कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों में सही मेल खाते हैं, यानी उसके लक्षणों से सही मेल खाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कुल। और गण क्या होते हैं, जिसे ऑर्डर बोलते हैं। इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए फुल पाए जाते हैं, यानी कुल पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो यहाँ पे वर्गीकरण की मूल इकाई आपको बताना है। तो यह अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, यही हो जाएगी आपकी जाति। तो ये देख सकते हैं, ये टेक्नीशियन और एएलपी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यही सेम क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया।
तो फ्रेंड्स, रेलवे जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है वो ज़्यादा रिपीट ज़्यादा करती है, तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको इम्पोर्टेंट करके ही चलना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो यहाँ पे सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई आपको बताना है। तो यह भी आपकी हो जाएगी जाति। यहाँ पे ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। तो यहाँ पे बताना है कुल और जाति के बीच आता है, तो यही आपका होता है वंश। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो यही आपका हो जाएगा वंश, जो कुल और जाति के बीच में आता है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा जीवों के वर्गीकरण की 7 श्रेणियां परिभाषित की गई हैं। ये श्रेणियां हैं आपकी, पहला हो जाएगा जगत, फिर संघ, और फिर आपका हो जाएगा वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। तो ये आपकी 7 परिभाषित हो जाएंगी नामकरण कोड। तो ये आपको श्रेणियां याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो लीनियस पदानुक्रम, तो इसमें आपको व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। तो यहाँ पे जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो इस तरह आपके ये लीनियस पदानुक्रम, ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। तो सबसे पहले आपको स्टार डाल के लिख लेना है यहाँ पे। तो जो वर्गीकरण वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, इनकी पुस्तक हो जाएगी आपकी सिस्टेमा नेचुरी। तो ये इस पुस्तक में इसका प्रयोग किया था, और इसलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये भी स्टार डाल के लिख लेना है। और वर्गीकरण की मूल इकाई जाति व सर्वोच्च इकाई जगत है। सभी इकाइयों को अवरोही क्रम या पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो निम्नलिखित है: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो यह आपकी हो जाएगी एक सीरीज। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपको हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति यानी जाति। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 5 जगत प्राणी में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो 5 जगत प्राणी में यह जो मुख्य आधार होता है आपका, ये होता है पोषण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपको याद रखना है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया, और 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण होता है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांट एवं एनिमेलिया है। और कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तो ये आपको पॉइंट इसमें लिख लेने हैं आपको। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की व्याख्या संख्या सर्वाधिक थी। तो जीवों की संख्या सर्वाधिक थी, और ये किस तरीके के हो जाएंगे, तो वर्गीकरण के भिन्न पदानुक्रमों में। तो आइए हम लोग इसके आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा,
जगत, जिसे हम लोग बोलते हैं किंगडम। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में जगत समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं इस यूनिट की चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपका चैप्टर हो जाएगा मोनेरा जगत। तो किंगडम मोनेरा क्या होते हैं, तो हम लोग इन्हीं को देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नामिक नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका होता है मोनेरा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह के फ्रेंड देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में विभाजित किया, जिसमें से मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकीय और पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनमें मुख्य कोशिका अनुपस्थित होता है। इसका केंद्रक द्रव्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला होता है, अर्थात इसमें केंद्र कला अनुपस्थित होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना कि 5 वर्गों में वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये हम लोग अभी ऊपर पढ़ा था, ये थे व्हिटेकर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो यह आपका होता है प्रोटोजोआ। 3 तो ये होते हैं एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फजाई, लेकिन आपका ये प्रोटोजोआ नहीं होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, सुस्तता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इसमें यह पता चलता है कि वह संभवतः क्या बना सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोस्पोर्स। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। तो ये पॉइंट याद रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थल में भी निवास कर सकता है। तो इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा ये हो जाएगा, यानी अत्यधिक लो टेम्परेचर में वो रह सकता है या हाई टेम्परेचर में। तो ऐसा आपका होता है एक ही, जिसे बोलते हैं जीवाणु। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे आपके हो जाएंगे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने और कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। और यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है।
तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये आपका होता है राइजोबियम। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द और मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन और ढैंचा, सनई, सेम एवं अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। तो इस तरह ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जब दूध दही बनता है तो किस बैक्टीरिया से बनता है। तो यह आपका होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है, तो यही जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 में समृद्ध है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, मोटेरा। तो यहाँ पे वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोटेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवाल को समाविष्ट किया गया है। एक कोशिकीय जीवों में केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है, अर्थात इनमें आनुवंशिकी पदार्थ होता है, परंतु इसे कोशिका द्रव्य से अलग रखने हेतु केंद्रक नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो उसका नाम क्या था आपको बताना है 4 ऑप्शन में। तो यह आपका था साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो किस आकार के होते हैं आपके। तो ये छड़नुमा होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विषैली ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं। तो ये क्वेश्चन RRB JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो जब किसी जीवाणु के एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख। तो यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। तो यही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशेरिकिया कोलाई किसमें पाया जाता है। तो यह आपके होता है मनुष्य की आंत में। तो यह आपको क्वेश्चन एक नया सा लग रहा होगा। तो एशेरिकिया कोलाई यह आपके मनुष्य के आंत में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं RRB JEE 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इस तरह आपको ये याद रखना है यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे
मोनेरा समूह में आपके आते हैं बैक्टीरिया हो जाएगा, और साइनोबैक्टीरिया ये भी हो जाएगा, और डाइटम ये नहीं होता है आपका, माइकोप्लाज्मा ये आपका होता है। तो हमें यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो बैक्टीरिया जगत में आपका सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आद्य बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया जिसे वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, तीनों ही मोटेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट को रखा गया है। डायटम एक कोशिकीय यूकैरियोट जो प्रोटिस्टा जगत का एक सदस्य है और मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो इस तरह आपको ये याद रखने हैं। और यहाँ से हमारी शुरू होती है एक नई यूनिट नहीं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपका हो जाएगा इस यूनिट में, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ से आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा पैरामीशियम, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव आपका होता है। और यहाँ से एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है। तो एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। जैसे आपके हो जाएंगे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना और ईस्ट आदि। तो इस तरीके के अगर ये मिल जाएं तो इनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। एक जीव का नाम बताएं। तो जिसमें ये सब चीज़ें हैं उसे हम लोग ऐसा एक जीव का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पैरामीशियम। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। पैरामीशियम सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। यह सिलिया की सहायता से गति करता है। पैरामीशियम तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। तो यही पॉइंट आपको स्टार डाल के पहले लिख लेना है कि पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है। तो यही आपके तालाब, झील, नदी, इसमें जो स्वच्छ पानी होता है इसमें पाया जाता है। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच योजक कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेने हैं कहीं पे। तो इस तरह आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन आज के। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पे, जिस पे नए नए वीडियो आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।